नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स एक एनुअल रिव्यू ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है दोस्तों, जिसे पब्लिश करता है 9 नेचुरल साइंसेस एंड एवियन स्पेशलिस्ट अक्रॉस द ग्लोब। एवियन मतलब रिलेटेड टू बर्ड्स। अब देखिए, इस रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों, जितने सर्वाइविंग स्पीशीज है बर्ड्स का, दैट इज 10,994, इसमें से 48% का पॉपुलेशन डिक्लेन हो रहा है। इस रिपोर्ट को लीड किया है मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, और इस रिपोर्ट से हमें यह पता चलेगा एवियन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या क्या थ्रेट्स हो रहे हैं और इनके पॉपुलेशन इस तरह डिक्लेन होने का मेजर फैक्टर्स क्या क्या है। अब दोस्तों, की फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, मैंने आपको बोला था दुनिया भर में 10,994 बर्ड स्पीशीज है, उसमें से 5,245 या फिर 48% के पॉपुलेशन में डिक्लेन हो रहा है। अगर आप प्रीसियस डाटा देखोगे, 4,295 या फिर 39% ऑफ स्पीशीज के पॉपुलेशन में स्टेबल ट्रेंड्स है, मतलब इनके पॉपुलेशन ना डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है, स्टेबल ट्रेंड्स है। एंड 7% और 778 स्पीशीज के पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। मतलब देखिए, 10,994 में से ओनली 778 स्पीशीज के जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, और 37 स्पीशीज के ट्रेंड के बारे में पता ही नहीं है, अननोन है। अगर आप इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट चेक करोगे, इसमें 1481 या फिर 13.5% स्पीशीज आर करंटली थ्रेटन विद ग्लोबल एक्सटिंक्शन। इसमें 798 स्पीशीज को वल्नरेबल करके क्लासीफाई किया हुआ है, 460 को एंडेंजर्ड करके क्लासीफाई किया हुआ है, 223 को क्रिटिकली एंडेंजर्ड करके क्लासीफाई किया हुआ है, एंड 52 स्पीशीज के बारे में डाटा डेफिशिएंट है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, 1481 बर्ड स्पीशीज को कंजर्व करने का एक्शन अभी नहीं लोगे तो ये सारे नियर फ्यूचर में एक्सटिंड हो सकता है। नाउ अबाउट 73% स्पीशीज आर एस्टिमेटेड टू हैव फ्यूअर देन 10,000 मैच्योर इंडिविजुअल्स। मतलब पूरे बर्ड स्पीशीज में 73% स्पीशीज में 10,000 से नीचे मैच्योर इंडिविजुअल्स है। मैच्योर इंडिविजुअल्स मतलब जो बड़ा हुआ है, अगले जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए रेडी है। 40% में फ्यूअर देन 2,500 मैच्योर इंडिविजुअल्स है, एंड ऑलमोस्ट 5% में ओनली 50 मैच्योर इंडिविजुअल्स है। मतलब केवल 50 ही बचा है अगले जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ सबसे ज्यादा थ्रेटेंड स्पीशीज कौन कौन से बर्ड फैमिलीज में है? पैरेट्स, फीजेंट्स, एल्बाट्रोसेस, रेल्स, क्रेन्स, क्रासिड्स, ग्रेप्स, मेगापोड्स एंड पीजियंस। और सबसे ज्यादा थ्रेटेंड स्पीशीज आपको ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेगा। ट्रॉपिकल एरियाज मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया जो है, और टेम्परेट लैटिट्यूड्स में मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर टेम्परेट लैटिट्यूड्स में 31.7% थ्रेटेंड बर्ड स्पीशीज है। नाउ हॉटस्पॉट्स फॉर थ्रेटेंड स्पीशीज कौन कौन सा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ट्रॉपिकल एंडेस, साउथ ईस्ट ब्राजील, ईस्टर्न हिमालयास, ईस्टर्न मडागास्कर एंड साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स। इतने एरियाज आप हॉटस्पॉट्स बोल सकते हो थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स का। मतलब इन सारे एरियाज में सबसे ज्यादा बर्ड्स के पॉपुलेशन डिक्लेन हो रहा है। नाउ ये सारे रीजन्स एक बार मैं आपको वर्ल्ड फिजिकल मैप में दिखा देता हूं। सबसे पहले ट्रॉपिकल एंडेस, फिर साउथ ईस्ट ब्राजील, फिर ईस्टर्न मडागास्कर, फिर ईस्टर्न हिमालयास और साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स। मैंने आपको यह भी बोला था, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है इधर सबसे ज्यादा थ्रेटेंड स्पीशीज है, अराउंड 86.4%, और ये जो टेम्परेट रीजन है ऊपर और नीचे, इधर करीब 31.7% ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज है। ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ बर्ड्स टू इकोसिस्टम्स एंड कल्चर। देखिए, बर्ड्स हमारे इकोसिस्टम्स के लिए, कल्चर के लिए कितनी जरूरी है ये बात आप सबको पता है। इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट ह्यूमैनिटी। तो हमारी ह्यूमैनिटी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बर्ड्स जो है मदद करते हैं। अब बर्ड्स के मेजर फंक्शनल रोल क्या क्या है दोस्तों, देखिए, दे एक्ट एज पोलिनेटर्स, सीड डिस्पर्सर्स, ecosystem engineers, scavengers, predators, not only facilitate accrual and maintenance of biodiversity but also support human endeavors such as sustainable agriculture via pest control, besides aiding other animals to multiply। देखिए, ये सारे आप बोल सकते हो बर्ड्स का फंक्शनल रोल है। देखिए, प्लांट्स का जो पोलिनेशन होता है इसमें बर्ड्स मदद करते हैं। सीड डिस्पर्सर्स है, मतलब एक जगह से दूसरा जगह में ये सीड्स को लेके जाते हैं। मतलब एक प्लांट को एक एरिया में फ्लरिश होने के लिए बर्ड्स मदद करते हैं। इकोसिस्टम इंजीनियर्स है, स्कैवेंजर्स है। स्कैवेंजर्स मतलब क्या है, देखिए जैसे वल्चर वगैरह है, ये एनिमल के जो कैरकेसेस है उसे खाते हैं।
प्रेडेटर्स भी है, तो हमारा फूड चेन को ये सस्टेन करते हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में बर्ड्स मदद करते हैं। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी हमें मदद करते हैं, जैसे कि पेस्ट कंट्रोल के लिए बर्ड्स आर द बेस्ट, काफी सारे पेस्ट को बर्ड्स खाते हैं। और एक एग्जाम्पल भी इधर दिया हुआ है दोस्तों, शागोस आर्किपेलागो का। Coral reef fish productivity has been shown to increase as seabed colonies recovered following rat eradication in the Chagos archipelago. क्या हुआ था मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले शागोस आर्किपेलागो का लोकेशन देखिए, इंडियन ओशन में मालदीव्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नीचे आपको दिख रहा है शागोस आर्किपेलागो या फिर शागोस आइलैंड्स। इसे फॉर्मरली बासास डे शागस, लेटर ऑयल आइलैंड्स भी कहते थे। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 atolls comprising more than 60 islands in the Indian Ocean about 500 kilometers south of the Maldives archipelago। तो इधर आपको मालदीव्स आर्किपेलागो दिख रहा है। मालदीव्स भी एक ग्रुप ऑफ अटोल्स है, ये बात आपको पता होगा। वैसे शागोस आइलैंड भी ग्रुप ऑफ अटोल्स आप बोल सकते हो। इसमें टोटल 7 अटोल्स है और 60 आइलैंड्स भी है। अब ये अटोल्स मतलब क्या होते हैं दोस्तों, मैंने आपको काफी बार बताया है और एक बार बता देता हूं। ये देखिए, अटोल बेसिकली एक रिंग शेप्ड आइलैंड है जिसके बीच में एक सॉल्ट वाटर लगून होता है और ये आइलैंड कोरल रीफ से बना हुआ रहता है। इसे अटोल बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो शागोस आर्किपेलागो में आपको टोटल 7 अटोल्स देखने को मिलेगा एंड 60 आइलैंड्स भी। अब देखिए शागोस आर्किपेलागो में इंपॉर्टेंट आइलैंड्स कौन कौन सा है। नॉर्थ साइड में पेरोस बानहोस, सलोमन आइलैंड्स एंड नेल्सन्स आइलैंड। साउथ वेस्ट में ईगल, एकमंड एंड डेंजर आइलैंड्स, जिन्हें 3 ब्रदर्स भी बोलते हैं। नाउ डियागो गार्सिया इज द लार्जेस्ट एंड लाइज इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ आर्किपेलागो। अब देखिए दोस्तों, शागोस आर्किपेलागो के जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है उसके बारे में बताया है। इसमें डियागो गार्सिया वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जामिनेशंस में पूछ भी चुका है। नाउ शागोस आइलैंड्स के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री। शागोस वाज होम टू शागोसियंस, ये बोर्बोनीज क्रियोल स्पीकिंग पीपल। देखिए बोर्बोनीज क्रियोल स्पीकिंग पीपल मतलब आप फ्रांस से रिलेट कर सकते हो। वैसे बोर्बन डायनास्टी फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ये बात आपको पता होगा। नाउ तो शागोस आइलैंड्स में रहते थे शागोसियंस। 1814 से पहले शागोस आइलैंड्स को ओन करता था फ्रांस। 1814 में अंडर द ट्रीटी ऑफ पेरिस शागोस आइलैंड्स को हैंडओवर किया था ब्रिटेन को या फिर यूनाइटेड किंगडम को। यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया, 1967 एंड 1973 के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए शागोस आइलैंड्स दे दिया। बेसिकली शागोस आइलैंड्स में सबसे लार्जेस्ट आइलैंड जो है डियागो गार्सिया में यूनाइटेड स्टेट्स का एक मिलिट्री बेस है। नाउ 1971 से ओनली द अटोल ऑफ डियागो गार्सिया इज इनहैबिटेड एंड ओनली बाय द मिलिट्री एंड सिविलियन कॉन्ट्रैक्टेड पर्सनल। देखिए 1971 से शागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड में ओनली डियागो गार्सिया में लोग रहते हैं, वो भी ओनली मिलिट्री पर्सनल और सिविलियन कॉन्ट्रैक्टेड पर्सनल। मतलब देखिए शागोस आइलैंड्स के जितने इंडिजिनियस लोग थे वो आजकल उधर रहते नहीं हैं। एंड सिंस बीइंग एक्सपेल्ड द शागोसियन हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम रिटर्निंग टू द आइलैंड्स। जब से इन्हें एक्सपेल किया गया उस आइलैंड से, तब से ये लोगों को वापस आने नहीं दिया है। अब शागोस आर्किपेलागो के बारे में बेसिक डिटेल्स आपको पता चल गया। अब हम वापस हमारा आर्टिकल में आते हैं। इधर मैंने क्या बोला था, कोरल रीफ फिश प्रोडक्टिविटी हैज बीन शोन टू इंक्रीज as seabed colonies recovered following rat eradication in the शागोस आर्किपेलागो। देखिए शागोस आर्किपेलागो में एक टाइम पर बहुत सारे सीबेड कॉलोनीज हुआ करते थे। बेसिकली सीबेड्स का पॉपुलेशन ज्यादा हुआ करते थे। अब देखिए सीबेड्स का पॉपुलेशन होने से काफी न्यूट्रिएंट्स मिलता है उधर के इकोसिस्टम को। बेसिकली सीबेड के जो ड्रॉपिंग्स है उसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो ये फिश खाते हैं। बेसिकली उधर जो कोरल रीफ्स वगैरह है उनके ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। पर देखिए 1960-70s में जैसे यूएस मिलिट्री पर्सनल उधर पहुंचे तो वो पहुंचे होंगे शिप्स में। अब शिप्स में क्या दोस्तों, चूहे रहते हैं, रैट्स रहते हैं। अब जैसे यूएस मिलिट्री पर्सनल डियागो गार्सिया में पहुंचे, उनके साथ साथ रैट्स भी इंट्रोड्यूस हो गया। कहाँ, डियागो गार्सिया में। और 1-2 साल के अंदर रैट्स के जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया आइलैंड के अंदर। अब देखिए रैट्स के जो पॉपुलेशन है ना बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है। नाउ रैट्स के पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से उधर सीबेड्स का पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला। बेसिकली देखिए जहां रैट्स के पॉपुलेशन ज्यादा है उधर ये बर्ड्स वगैरह ज्यादा रहते नहीं है, और छोटा सा आइलैंड है उधर जैसे टाइम बीत गया रैट्स के पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। उस वजह से सीबेड कॉलोनीज उधर से निकलना शुरू कर दिया। अब सीबर्ड्स के प्रेजेंस नहीं रहने से उधर के कोरल रीफ फिश प्रोडक्टिविटी काफी कम हो गया। ठीक है, तो इसके बाद काफी सारे
एक्शन हुआ था उधर, काफ़ी सारे एनवायरमेंटलिस्ट उधर पहुंचे और रैट इरेडिकेशन शुरू कर लिया। कई सारे मेजर्स उन्होंने अडॉप्ट किया, कैसे भी करके उन्होंने रैट्स के पॉपुलेशन को खत्म किया उस आइलैंड से। जैसे रैट इरेडिकेशन हुआ तो शाकोस आर्किपेलागो में सीबेड कॉलोनीज वापस आने लग गया। जैसे सीबेड कॉलोनीज वापस आए उधर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गया। बेसिकली उधर के जो कोरल रीफ्स है उसका ग्रोथ अच्छा हो गया, उधर का जो कोरल रीफ फिश प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है बर्ड्स का प्रेजेंस जहां भी है ना, उसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेजेस है उधर के इकोसिस्टम के लिए। नाउ वाइल्ड बर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम आर आल्सो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एज फूड। देखिए आज फूड भी हम बर्ड्स को यूज करते हैं, मीट के लिए, एग्स के लिए। अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ ऑल एक्सटेंट बर्ड स्पीशीज आर यूज्ड इन सम वे बाय पीपल, प्राइमरली एज पेट्स एंड फॉर फूड। तो 37% एक्सटेंट बर्ड स्पीशीज को हम पेट्स करके यूज करते हैं, कई सारे घरों में आपने देखा होगा वो पालते हैं बर्ड्स को, एंड 14% को आज फूड हम यूज करते हैं। वैसे दोस्तों बर्ड्स का जो कल्चरल रोल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। बियॉन्ड इट्स सिंबॉलिक एंड आर्टिस्टिक वैल्यूज, बर्ड वाचिंग इज ए ग्लोबल पास टाइम प्रैक्टिस्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल। दुनिया भर में मिलियंस ऑफ पीपल जो है बर्ड वाचिंग को प्रैक्टिस करते हैं। वैसे जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो दोस्तों, बर्ड वाचिंग काफी सूथिंग है हमारी आइज के लिए, तो काफी सारे लोग बर्ड वाचिंग को भी प्रैक्टिस करते हैं। एंड गार्डन बर्ड फीडिंग इज वैल्यूड एट $5 to $6 billion पर ईयर एंड ग्रोइंग बाय 4% एनुअली। क्या होता है गार्डन बर्ड फीडिंग? देखो पक्षियों को जो खिलाते हैं दोस्तों, वैसे हमारे देश में इतना ज़्यादा फॉलो नहीं होता है, फिर भी काफ़ी सारे डेवलप कंट्रीज़ में गार्डन बर्ड फीडिंग स्टेशंस वगैरह रहते हैं जहां आप फूड खरीद के बर्ड्स को खिला सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, 5 to 6 बिलियन पर ईयर टर्नओवर है, एंड हर साल ये 4% करके इंक्रीज भी हो रहा है। Now, what are the major threats contributing to avian biodiversity loss? स्टडी के हिसाब से टोटल 8 फैक्टर्स को लिस्ट किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड कवर एंड लैंड यूज चेंज। देखते हैं दोस्तों, देखिए वैसे देखा जाएगा तो ग्लोबल ट्री कवर इंक्रीज हुआ है 1982 से लेके 2016 तक, करीब 95,000 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट बायोम में, एंड 84,000 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है ट्रॉपिकल मोइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट बायोम में। पर देखिए दोस्तों, ये जो इंक्रीज है ना, ये प्लांटेशंस की वजह से हुआ है, मतलब एक्चुअल फॉरेस्ट नहीं आया है। वैसे प्लांटेशन भी फॉरेस्ट में काउंट होता है, फिर भी देखिए प्लांटेशन होता है कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए, जैसे कि टी प्लांटेशंस, कॉफी प्लांटेशंस, है कि नहीं, पाम ऑयल प्लांटेशंस, ये सब की वजह से ये इंक्रीज देखने को मिला है। Now, the other factors are habitat fragmentation and degradation, especially in the tropics. देखिए ट्रॉपिक्स में क्या क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, और ये ट्रॉपिकल एरियाज में क्या होता है दोस्तों, इनके हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन होता है। लोग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, तो काफ़ी सारे बर्ड्स का जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हंटिंग एंड ट्रैपिंग भी होता है। 11 to 36 मिलियन बर्ड्स एस्टिमेटेड टू बी किल्ड और टेकन इलीगली इन द मेडिटेरेनियन रीजन अलोन। ओनली इन मेडिटेरेनियन रीजन 11 से लेके 36 मिलियन बर्ड्स का किलिंग होता है या फिर इन्हें इलीगली ट्रैप करते हैं। इसके अलावा द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज एंड डिजीज इज ऑल्सो ए फैक्टर। देखिए इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के बारे में एक अलग वीडियो मैंने करीब 3 दिन पहले बनाया था, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। वैसे दोस्तों क्या होता है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज? देखिए एक पर्टिकुलर रीजन के लिए जो स्पीशीज एंडेमिक नहीं है, ऐसा स्पीशीज जब बाहर से इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे आप एलियन स्पीशीज बोल सकते हो। नाउ जब वो एलियन स्पीशीज एंडेमिक स्पीशीज को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं या फिर उसे खत्म कर देते हैं, उसे आप इन्वेसिव एलियन स्पीशीज बोल सकते हैं। तो ऐसे कई सारे इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की वजह से बर्ड्स के ऊपर थ्रेट है, और काफ़ी सारे एवियन डिसीजेस भी होते हैं, जैसे कि एवियन फ्लू आपने सुना होगा, काफ़ी सारे वायरस है जो बर्ड्स को अफेक्ट करते हैं। 971 एलियन बर्ड स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड एक्सीडेंटली और डिलिबरेटली to 230 countries over the centuries have affected the native species। देखिए डाटा क्या कह रहा है, 971 एलियन बर्ड स्पीशीज को एक्सीडेंटली या डिलिबरेटली इंट्रोड्यूस किया गया था 230 कंट्रीज में, और उन एलियन बर्ड स्पीशीज उधर के नेटिव स्पीशीज को अफेक्ट किया है। नाउ इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स जो हो रहा है उसकी वजह से बर्ड्स के ऊपर थ्रेट है। हमारे जो एनर्जी डिमांड्स एंड पोल्यूशन की वजह से होता है, एग्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल यूसेज की वजह से काफ़ी सारे बर्ड्स का डेथ होता है। पेस्टिसाइड इंजेक्शन किल्स एन एस्टिमेटेड 2.7 मिलियन बर्ड्स एनुअली इन कैनेडा अराउंड। केवल कनाडा में पेस्टिसाइड्स की वजह से 2.7 मिलियन बर्ड्स का डेथ होता है, एंड ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होता है बर्ड्स को।
अब दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता होगा माइग्रेटरी बर्ड्स को। अब माइग्रेटरी बर्ड्स आपको पता है ये हजारों किलोमीटर फ्लाई करके एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर आते हैं। बेसिकली वो सीजन्स के हिसाब से आते हैं, एक एक सीजन में वो ब्रीडिंग करते हैं, तो ब्रीडिंग करने के लिए दूसरे कोई कॉन्टिनेंट या कंट्री में चले जाते हैं। अब ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर राइज हुआ है उस वजह से इनके जो माइग्रेशन में भी प्रॉब्लम आते होंगे, है कि नहीं। तो दोस्तों फाइनली कैन द एवियन बायोडाइवर्सिटी लॉस बी स्टेम्ड। देखिए आज अगर बर्ड्स पॉपुलेशन में डिक्लाइन नजर आ रहा है तो वो सब ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजंस की वजह से, उसमें कोई शक नहीं है। हमारे डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एस्पिरेशंस की वजह से कभी कभी हम बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़रूरी है ये भूल जाते हैं। तो इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपका क्या आइडियाज़ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सबसे अच्छा आंसर को हम पिन करेंगे। मेरा सवाल बस इतना ही है दोस्तों, बर्ड्स पॉपुलेशन डिक्लाइन जो हो रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए हमारी तरफ से अब हम क्या कर सकते हैं। जो होना था वो हो चुका है, अब हमें एक्ट करने की टाइम है। इन बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वैसे भी दोस्तों मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी हो, ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।